नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 8 को, जिसका नाम है हास्याकरण से निपटना। और इस चैप्टर पे आज हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि किस तरह से कुछ खास लोगों को, कुछ समुदाय को, जिनकी भाषा, जिनकी बोलचाल, जिनका पहनावा, खान पान हमसे अलग होती है, तो उन्हें किस तरह से हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, किनारे पर ढकेल दिया जाता है और धीरे धीरे वह हमसे पिछड़ते चले जाते हैं। फिर हमने जाना किस तरह से उनके जो अधिकार है, उनके जो कह सकते हैं उनकी जो खुद की संपत्ति है, उनसे उनको वंचित रखा जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी पिछड़े होते चले जाते हैं। फिर हमने जाना कि इसको लेकर स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। वैसे कानून तो सभी के लिए समान है, बराबर है, सभी को समान कानून, समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो जिसे हमने काफ़ी वर्षों तक दबा के रखा, तो वो पिछड़े हैं। तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आम जनता से कुछ विशेष प्रकार के अधिकार और कह सकते हैं कुछ विशेष सुविधाएं दी गई है। और ये विशेष सुविधाएं क्या है, विशेष अधिकार क्या है, इन्हें मौलिक अधिकारों में रखा गया है। संवैधानिक उपचार के बारे में भी हमने जाना कि किस तरह से व्यक्ति अपने अधिकार के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमने अपने पिछले भाग में जान लिया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि हास्याकरण से निपटने के लिए और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो देखिए, आरक्षण की जो नीति है वह किस तरह से काम करती है। तो देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूची है। तो इस तरह की एक सूची जो है वो केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिल लेते हैं, एडमिशन कराते हैं, या जो उम्मीदवार जो होते हैं सरकारी नौकरी के लिए अपने आवेदन देते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हैं जाति, जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति, जनजाति का सबूत देना होता है, ताकि उन्हें विशेष सुविधाएं दी जा सके। तो अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति जो है वो सरकारी सूची में है, तो उसे उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार या आरक्षण का लाभ वो उठा सकता है। सरकार उसे वो कह सकते हैं अधिकार देती है। कॉलेज, खास तौर पर मेडिकल कॉलेज जैसे जो पेशेवर संस्था होते हैं, उसमें दाखिले के लिए सरकार ने जो कट ऑफ है, मतलब न्यूनतम कम अंक सीमा भी उनकी तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिल नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया हो, अच्छे नंबर लाए हैं और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा इन्होंने अंक प्राप्त किए हो। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की जो हमने राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में हमने पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे कि आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। और आप बाएं तरफ कबीर को भी देख सकते हैं, किस तरह से कपड़ा बुनते हुए उनके शब्दों को बताया गया है। तो पहले अपने हम हेडलाइन को जान ले। तो हसियाई समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए हम यहाँ एक सच्ची घटना पर एक केस स्टडी को पढ़कर जानते हैं और अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो 8 क्लास की जो पुस्तक है छोटे बच्चे के लिए होती है,
और ज़्यादातर उन्हें समझने में, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि इसे तो बड़े लोग भी समझ नहीं पाते हैं। आज भी काफ़ी सारे लोग नहीं समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो बच्चे क्या समझेंगे। तो इसके लिए कहानी के माध्यम से इस गंभीर स्थिति के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर एक गांव है, और इससे पहले हम कबीरदास को जान लेते हैं। तो भाषा की पुस्तक में कबीर के दोहे हमने कई बार पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। कबीर जो है वो 15वीं सदी के कवि थे, पेशे से बुनकर रहते हैं, और कबीर जो भक्ति परंपरा से ये जुड़े रहते हैं। कबीर की जो कविता है वो परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित है। उनका ये जो प्रेम है वो रस में पंडे पुंजारियों के चंगुल से आज़ाद रहती है। उनकी कविताएं जो है वो ताकतवर लोगों के तीखी आलोचना उनकी कविताओं में दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया है जो अपनी धर्म जाति के पहचान के लिए लोगों को साँचे में कैद कर देते हैं। और उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति पान प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, वे अपने अनुभव के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। और उनके जो पद है वो सभी मनुष्य के समानता, श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। ये एक साधारण कुम्हार, बुनकर, घड़े में पानी लाती औरत और सबके काम करने का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम के समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। और मतलब आप समझ सकते हैं, इन्होंने जाति भेदभाव पर काफ़ी अपने तीखे बोल बोले हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात, ये जो स्थान है यहाँ पर दलित, हाशियाई समूह, सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले जो लोग हैं वो आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। तो ये तो कबीर के बारे में हमने जाना। अब चलिए आज की कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी है जकमालपुर गांव के, और गांव के जो लोग हैं वो बड़े त्योहार में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठे होते हैं। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति जो है वो सारे पुजारियों के पैर को धोता है, ठीक है, और धोवन के उस पानी से नहाता भी है। तो ये जो गांव है यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता, उसके दादा यह काम करते रहे हैं। रत्नम नाम है बच्चे का। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल होने नहीं दिया जाता है, लेकिन इस रस्म के लिए एक भारी सम्मान के रूप में उन्हें देखा जाता है। तो इस बार रत्नम की बारी थी और वह 20 साल का है। उसके पास कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई वह कर रहा होता है। तो वो जो है इस रस्म को निभाने से इनकार कर देता है। तो उसने कहा कि ये जो संस्कार है, संस्कार में वो विश्वास नहीं रखता है। उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। रत्नम के इनकार से गांव के जो ताकतवर जाति है, बल्कि उसके अपने समुदाय के लोग भी उससे नाराज़ हो जाते हैं। ऊंची जाति के लोगों को यह देखकर हैरानी होती है कि कच्ची उम्र का ये जो नौजवान है उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता है कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है। अब तक खुद को उनके बराबर वो मानने लगा है। रत्नम की जो जाति है, उस जाति के लोग भी ऊंची जाति के लोगों के गुस्से की आशंका से डरे हुए हैं। और उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में ये जो लोग हैं वो दिहाड़ी के मजदूर भी रहते हैं। तो अगर आप प्रभुत्वशाली जाति उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह ऐलान भी कर दिया कि अगर दलित नहीं झुके तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम कहता है, रत्नम की यह दलील है कि आज तक तो वो जो दलित है
मंदिर के भीतर ही नहीं गया, तो इसलिए देवता के गुस्से जो है वो उन पर नहीं होने वाला है। मतलब देवता का उन पर गुस्से होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो मंदिर में आज तक जाने ही नहीं दिया गया। तो ताकतवर जातियों ने रत्नन को सबक सिखाने के ठाने उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। सभी को यह आदेश भी दिया गया, कोई भी जो परिवार है रत्नम के परिवार से संपर्क नहीं रखे। और एक रात अचानक कुछ लोग जो होते हैं आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा देते हैं। रत्नम जो है वो किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकलता है और उसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। तो आप यहाँ पर ज़रूर नोट करें कि ये जो हास्यकरण है जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, इनके लिए कुछ विशेष कानून मैंने जैसे कि बताया सरकार ने मुहैया कराया है। उसके तहत ये है 1989, ठीक है, अधिनियम, जिसमें आप कर सकते हैं अत्याचार निवारण है कानून, जिसके तहत रत्नन ने पुलिस में कंप्लेंट किया, स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। तो बाकी दलित परिवार जो है तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आते हैं। वे डरे हुए होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी उसी के तरह मतलब रत्नम की तरह ही कर दी जाएगी। लेकिन कुछ स्थानीय मीडिया जो रहते हैं इस घटना पर काफ़ी ध्यान देते हैं और बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के रूप में पेश किया और अंततः जो विवाद है वो विवादास्पद रस्म तो ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि गांव जो है वो गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके तहत रत्नम ने शिकायत की, उससे हम अब डिटेल्स में जानेंगे कि वो होता क्या है, कानून क्या है अत्याचार निवारण। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 अत्याचार निवारण, और इसे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद।